हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कर रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर तक जो है हमने कार्बिन, नाइट्रीन्स और बेंजाइन मतलब एराइन के बारे में देखा है। आज का हो जाएगा या लेक्चर नंबर 36, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बचे हुए हैं, बहुत कॉमन नहीं है ये, लेकिन फिर भी करेंगे हम लोग। जैसे इनामाइंस, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, इन कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और ये एमीन मतलब नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो यहाँ जो एमीन होता है वो बेसिकली सेकेंडरी एमीन होता है। इनामाइंस का जो डिफिनीशन है वो नाम के आधार पे ही है कि वैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एमीन का ग्रुप लगा हो तो एनामाइंस हो जाएंगे। और ये बनते कैसे हैं? तो ये बनते हैं बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन होता है। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन होता है 2 डिग्री एमीन से एसिड के प्रेजेंस में, तो जाकर के बनता है इनामाइन। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन होता है 2 डिग्री एमीन से एसिड के प्रेजेंस में, फिर वहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? इनामाइन का। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे इनामाइन से रिलेटेड अभी, और एक रिएक्शन भी बताएंगे कि कौन से रिएक्शन में ये स्पीसीज इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो शॉर्ट में हम लोग इनामाइन को कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन। एक आध फॉर्मेशन हम लोग देख लें रिएक्शन के थ्रू कि किस तरह से ये बनते हैं। रिएक्शन के थ्रू हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन इसका। तो जैसे एक कार्बोनिल कंपाउंड लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, RCH2C डबल बॉन्ड OR-। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए ऐसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, हम लोग लिखें एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। बेसिकली यहाँ एक सिलेक्टेड एसिड लिया जाता है PTS, पारा टॉल्विन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फ, हाँ टॉल्विन तो लिखे दिए हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा पारा टॉल्विन सल्फोनिक एसिड, डायरेक्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे PTS पारा टॉल्विन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या टॉल्विन कह दिए तो बेंजीन अलग से बोलने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हो गया पारा टॉल्विन सल्फोनिक एसिड। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोटा मोटी इसे यहाँ से हाइड्रोजन मिलने वाला है H+। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन लोन पेयर से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो RCH2C डबल बॉन्ड O पे आ जाएगा H, एक लोन पेयर प्लस, और यहाँ हो जाएंगे R'। अब कई दफ़ा समझा चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि पॉजिटिव चार्ज कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है तो अनर्थ की बात है, नहीं होना चाहिए। तुरंत से यह पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो फिर कार्बन पे आ जाएगा ना प्लस। तो ये जो 2 डिग्री एमीन लेकर के हम लोग रखे हैं, R डबल डैश कर दो NH,
अब यहाँ आया एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करने वाला है, और न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करके यह अटैक कर देगा यहाँ। तो जाएगा RCH2COH R' इसी में रहेगा H और यहाँ प्लस। अगेन नाइट्रोजन पे प्लस नहीं बर्दाश्त होगा, इसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो फिर ये ऑक्सीजन लोन पेयर से H को। इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफ़र, यह भी हो जाएगा OH2 प्लस, एक लोन पेयर बचेगा R', यहाँ हो गया N R'। फिर से ऑप्शन पे प्लस आया ना, तो इस बार यह पूरा H2O ही निकल जाएगा और ई शिफ्ट करेगा यहाँ, तो ऐसा बन जाएगा इस पर RCH डबल बॉन्ड C R' और यहाँ से N R'। दिस इज अल्फ़ा, दिस इज बीटा, ई मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन हो गया। इस सिस्टम को देखो इतना, दिस इज इनामाइन। तो इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, उसे यदि सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए, कोई एसिड जिसमें PTS लिया जाता है, पाराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, तो वहाँ से जो है इनामाइन का फॉर्मेशन होता है। अब बोलोगे इन रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये रिएक्शन करते क्या हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इन रिएक्शंस का। तो बेसिकली ये कार्बोनिल कंपाउंड का अल्काइलेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली जो है ये कार्बोनिल कंपाउंड का अल्काइलेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। So enamines are useful for the alkylation of carbonyl compounds। कार्बोनिल कंपाउंड्स का अल्काइलेशन के लिए इनका यूज होता है। जैसे मान लो कि इस तरह का कोई कार्बोनिल सिस्टम दिया हुआ हो, ऐसा कोई कार्बोनिल सिस्टम दिया हुआ हो साइक्लोहेक्सानोन, और हम चाह रहे हैं कि इसके अल्फा पे कहीं अल्काइल ग्रुप आ जाए। तो ऐसा कोई रिएक्शन है नहीं, आगे आप चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा, जहाँ डायरेक्ट अल्काइलेशन हो पाए, कार्बोनिल कंपाउंड का, ऐसा कोई रिएक्शन जनरली होता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे बदलते हैं इनामाइन में। बदलने के लिए सेकेंडरी एमीन चाहिए, तो यहाँ जो सेकेंडरी एमीन होता है बेसिकली दिस वन, इसे हम लोग कहते हैं पायरोलिडीन, एसिड के प्रेजेंस में होगा। तो ओवरऑल होता क्या था, पूरा मिला जुला करके देखोगे तो देखो ऐसा रिएक्शन, अभी तो मैकेनिज्म बताए थे, तो कुल मिला करके ही होगा ऐसा -H2, और ये बन जाएगा, ये तो रह ही जाएगा पूरा सिस्टम, ई यहाँ डबल बॉन्ड और ई जुड़ेगा अब N से, ऐसा। तो अभी यह इनामाइन नहीं बना है, दिस इज नॉट इनामाइन। यहाँ से हटाओगे डायरेक्ट तो इनामाइन अभी जो है नहीं बना है, काहे कि नाइट्रोजन पे अभी आ जाएगा प्लस, 4 बॉन्ड हो जाएगा ना इस पे, तो फिर ऐसे हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ दे देंगे, पाई को वापस कर देंगे इसे, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा N, ऐसे, दिस वन इज इनामाइन, ई अल्फा ई बीटा, इनामाइन, जो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक टाइप का इंटरमीडिएट है। जैसे पीछे हम लोग देखे हुए थे ना कि कार्बोकेटायन, कार्बीन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, वे सभी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के थे। वही हम लोग एराइन में देखे थे कि वह न्यूक्लियोफिलिक नेचर का था।
कार्बन आयन को भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का कहा जा सकता है। उसी प्रकार से इनामाइन जो है एक न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम है, एक न्यूक्लियोफिलिक इंटरमीडिएट है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के वजह से। अब होगा क्या, यहाँ ध्यान से देखोगे कि अब यदि इसे हम अल्काइलेशन करवाना चाहे, कोई ग्रुप ले लो RX, तो यहाँ तो जान ही रहे हो X पे माइनस R पे प्लस, यहाँ से ही हटेगा और ये अपना पाई को देगा इसे, और ये लोन पे आ जाएगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड N वापस इस पे आ जाएगा प्लस नाइट्रोजन पे, और अब यहाँ से जुड़ जाएगा ये R। और जब फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे वाटर के साथ, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाता है और डबल बॉन्ड O आ जाता है। ऐसा अल्फा पे आ जाता है अल्काइल ग्रुप, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल, ऐसा, या अल्फा सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह के रिएक्शन में इसका यूज होता है। हालांकि ऐसे रिएक्शंस आप इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ोगे, एडवांस रिएक्शंस हैं जो आगे पढ़ने होते हैं। लेकिन हाँ, अभी इनामाइन हम लोग चूँकि पढ़ रहे थे तो इसका एप्लीकेशन जानना था कि कहाँ ये रिएक्शंस यूज होते हैं, जो हमने जाना। तो बस इनामाइन में यही बात हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो यही कि इनामाइन बनता कैसे है, तो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो उसका रिएक्शन होता है सेकेंडरी एमीन से। दूसरा, इनामाइन किस प्रकार का इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, कैसा है, तो न्यूक्लियोफिलिक। इसका यूज क्या है, तो यूज है बेसिकली अल्काइलेशन जब करना होता है किसी कार्बोनिल कंपाउंड का, वहाँ। बस इतना सा बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अलाइड्स। So alides are the reaction intermediates in which a positively charged heteroatom, जनरली सल्फर फास्फोरस होते हैं, is directly attached with negatively charged कार्बन। कि उस प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हेट्रोएटम, वह हेट्रोएटम सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, वह सीधे तरीके से जुड़ा होगा एक नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन से, तो इन्हें हम अलाइड्स कहते हैं। जैसे मान लो ऐसा कुछ हो, माइनस यहाँ P R डैश प्लस, या फिर 1 2 3 4, हाँ ठीक है। इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर देंगे तो चार्ज फिर नहीं दिखेगा किसी पे भी, तो ये RCH यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड P R डैश। दिस इज फास्फोरस अलाइड, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कार्बन से, जिस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो वही तो डिफिनेशन में है कि कोई पॉजिटिवली चार्ज हेट्रोएटम जिसमें सल्फर और फास्फोरस मिलने होंगे, वे डायरेक्टली जुड़े हुए रहेंगे नेगेटिवली चार्ज कार्बन से, जो है दिख रहा है। इसी को दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे दिखाते हैं। उसी प्रकार से सल्फर के लिए भी होता है, वैसे ही दिखाओगे तो सल्फर के लिए भी होता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये आ जाएगा सल्फर, यहाँ प्लस।
सल्फर का वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यहाँ गिनोगे तो 1 2 3 4 5, एक कम है इसलिए प्लस रहेगा 1। अब यहाँ भी वैसे ही रेजोनेंस करके दिखा सकते हो, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ कर दो तो ये ऐसे दिखेंगे, फिर RCH डबल बॉन्ड S R डैश तो इसे हम कहेंगे सल्फर अलाइड। या फास्फोरस अलाइड से रिलेटेड एक बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग को पढ़ना होता है, जो क्लास 12 में थोड़ा सा पढ़ोगे, विटिक रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटिक रिएक्शन, वहाँ पढ़ोगे विटिक रिएक्शन के बारे में। एडवांस टॉपिक है, इंटरमीडिएट में थोड़ा सा है, बाकी आगे पढ़ना होता है। तो विटिक रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है इससे, सल्फर एलाइड फास्फोरस एलाइड का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। अब रिएक्शन को भी नहीं बताया जा सकता, बहुत ही बड़ा और एडवांस टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में उसको देखा जाता है, तो आगे पढ़ेंगे। बस अब एक रिएक्शन का नाम बता रहे हैं, उससे ध्यान में रखोगे कि हाँ इस रिएक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एलाइड्स होते हैं, नाम सुना हुआ रहेगा तो पता चल जाएगा आगे जब कभी भी आया, थोड़ा अजीब सा या अनजान सा नहीं लगेगा इन चीज़ों को देख करके। अलाइड से रिलेटेड जो भी बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट, अब एक अंतिम रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इनोलेट। इनोलेट है क्या? देखो, तो इनोलेट बेसिकली इनोल का फॉर्म है, इनोल विथ नेगेटिव चार्ज। अभी इनोल क्या है, तो फिर से कहानी वही है कि इनोल में 2 चीज़ है, इनोल में 2 चीज़ है। नंबर 1, दिस वन इज EN जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बताएगा, दिस इज OL जो OH को बताएगा। तो यदि कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसी पे एक OH लगा हो तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग इनोल कहते हैं, इनोल। और उसी का एनायन जो बनता है वह इनोलेट कहलाता है। और यह बड़ा कॉमन है, इसके बारे में 12 में बहुत ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है इनोलेट के बारे में। मैंने इनामाइन और अलाइड्स उतना नहीं है, इनोलेट है, इनोलेट है। इसके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग को पढ़ना होता है, अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन क्लास 12 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अल्डोल रिएक्शन। उसमें इनोलेट एच एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह के जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वे बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड से बनते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। इसका जब रिएक्शन होता है बेस से, बेस में जनरली लिया जाता है अल्कली, NaOH KOH इस तरह के बेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। जैसे एक सिंपल सा कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ कर दें, या छोड़ो इतना दिखाने का ज़रूरत नहीं है, बस अल्फा में एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इतना कंडीशन याद रखोगे। अल्फा कार्बन है, उसमें एक हाइड्रोजन है। अब इसका ट्रीटमेंट किसी बेस से करवाना है, तो बेस में जनरली हम क्या बोले, OH माइनस लेते हैं, बेस अल्कली। अब देखो, यह जो C डबल बॉन्ड वो होता है, इसके नेचर को समझोगे, जो कि पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में देखे हुए हैं। यह C डबल बॉन्ड वो होता है किस नेचर का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा कि इस पाई इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली ले सकता है या फिर सिग्मा का डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, दोनों वजह से। और यदि ऐसा है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेता है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अभी जो 4 बॉन्ड्स देख रहे हो कार्बन का, वो एक चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो 3 ही बचेंगे कार्बन के लिए। और वह 3 बचे तो ठीक नहीं है, पूरा 4 होना चाहिए। तो फिर कार्बन क्या करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और बताया कि हाइड्रोजन तो सबसे सस्ते का होता है, उसके इलेक्ट्रॉन को भी कोई भी ले सकता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन फिर बाहर होना पड़ेगा ऐसे एज H+। तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। कि यदि अल्फा कार्बन, मतलब यहाँ एक वैसा ग्रुप लगा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप होने के चलते जो वहाँ अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन होता है उस तरह का हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा, H+ के रूप में रिलीज होगा वहाँ से। तो H+ के रूप में रिलीज होगा तो बेस वहाँ रह सकता है उस H+ को लेने के लिए। तो मोटा मोटी होगा ऐसे कि या बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे यहाँ तो ये बेस ले लेगा इस H+ को। तो ये कुल मिलाकर के कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा आ जाएगा डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O पर हो जाएगा माइनस ऐसे। अब यहाँ जो O पे माइनस आएगा तो जो H+ देख रहे थे यहाँ हम बोले कि OH- ही H+ को ले लेगा, लेकिन अब जब ये O- बनेगा तो क्या करेगा कि सॉल्वेंट से प्रोटॉन गेन कर लेगा। हाँ, ये H+ और OH- मिल करके H2O बनता ना ऐसा, तो फिर से या इसके H+ को ले लेगा तो ये हो जाएगा ऐसा ऐसा। एंड दिस इज इनॉल, यहाँ से OH- H कैटलिस्ट रिमूव होगा, इनॉल। वही बात है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन को हम लोग इनामाइन कहते थे, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल को क्या कहेंगे, इनॉल कहेंगे। और इसी इनॉल का जो नेगेटिव फॉर्म होगा, एनायनिक फॉर्म होगा, वही इनोलेट कहलाता है। क्योंकि अभी भी यह जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक ही होगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना ऑक्सीजन से, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को तो विड्रॉ करेगा ही ऐसा। तो ओवरऑल ही फिर से बाहर होगा और ये मोटा मोटी तुम्हें इंटरमीडिएट के रूप में ऐसा ही दिखेगा ऐसा। तो इसे हम कहते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, इनॉल से इनोलेट, इनॉल से इनोलेट ऐसा। वो तो यहाँ भी बना है, लेकिन हम बताएं कि यह इनोलेट जो बनता है, चूँकि यह इंटरमीडिएट है तो वैसे ही रहेगा नहीं, प्रोटॉन गेन करके इनॉल में बदलता है और वही इनॉल का डिप्रोटोनेशन होगा तो वापस फॉर्मेशन होता है किसका, इनोलेट का। और यह जो इनोलेट है यह न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। इनोलेट किस नेचर का होता है, न्यूक्लियोफिलिक, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जहाँ भी आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। और बाकी रिएक्शन पढ़ेंगे इसका हम लोग अल्डोल रिएक्शन क्लास 12th में, तो जानेंगे इसका यूज। अभी हम रिएक्शन का नाम लिखे हुए हैं तो वो तुम लोग अपने साइड से लिख लोगे कॉपी में ताकि पता चलेगा। तो टोटल इंटरमीडिएट हमने क्या क्या पढ़ा भाई, कार्बोकेटायन पढ़ा, कार्बन आयन पढ़ा, फ्री रेडिकल पढ़ा, कार्बिन पढ़ा, नाइट्रीन पढ़ा, एराइन पढ़ा, उसके बाद एराइन के बाद इनामाइन पढ़े, फिर इनोलेट पढ़े ऐसा, एक अलाइड भी पढ़े C-P+। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट जो मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें से कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक, नाइट्रीन इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक। उसके बाद एक कार्बन आयन न्यूक्लियोफिलिक, एराइन न्यूक्लियोफिलिक, इनामाइन न्यूक्लियोफिलिक, अलाइड को भी न्यूक्लियोफिलिक ही मान के चलेंगे। तो इसमें से 4 इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हो गए, बाकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हुए। जिनमें भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या नेगेटिव चार्ज वगैरह है वे बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हैं।
और जिनमें ऐसा नहीं है, ऑक्टेट कम है, प्लस है, तो वे सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हो जाएंगे। तो यहाँ से यार रिएक्शन इंटरमीडिएट का टॉपिक पूरा समाप्त होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, एरोमेटिसिटी, उसके बाद फिर हम लोग बॉन्ड फिशन, फिर रिएजेंट्स, उसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल काफ़ी डिटेल में हम लोग देखे, रिएजेंट्स के बाद फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब इसमें बच रहा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।